वो दोनों बरामदे से निकलकर जेटी की तरफ दौड़े। तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों इधर उधर देखते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि दफतन नौलखा किसी चीज से टकराया। उसने संभलने की कोशिश की मगर लड़खड़ा कर गिर गया। वो उस चीज को टटोल कर देखने लगा जिससे टकरा कर गिरा था, और फिर उसके मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। वो एक इंसानी जिस्म था। नौलखे ने जेब से बाचिस निकाल कर दिया सलाई चलाई। दिया सलाई की जर्द रोशनी में शारक का चेहरा देखकर वो बुरी तरह बदहवास हो गया। डी कोस्ट अभी उसके करीब पहुंच गया। शारक को देखकर वो भी बदहवास हो गया था। वो बेहोश था। नौलखे की उंगलियों में जलती हुई दिया सलाई बुझ गई। उसने दूसरी दिया सलाई जलाई और अब उसे शारक के सर से बहता हुआ खून भी नजर आ गया। शारक, शारक बाऊ, होश में आओ। नौलखा उसे कंधे से झुंझोड़ने लगा मगर शारक होश में नहीं आया। डिकोटा, नौलखा अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम इसे संभालो, मैं समीना को तलाश करता हूँ। वो तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। उनकी मोटर बोट गायब थी और बैरियर वाला पाइप भी ऊपर उठा हुआ था। समीना, समीना बीबी, कहाँ हो तुम? उसने तारीकी में इधर उधर देखते हुए पुकारा, लेकिन जवाब में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। नौलखा कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर वापस आ गया। डी कोस्टा शारक को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। कौन है उधर? उधर क्या हो रहा है? वादा रहीम बख्श की आवाज थी। नौलखा उठकर खड़ा हो गया। रहीम बख्श इमारत के दाईं तरफ वाले बरामदे में खड़ा था। उस तरफ जलने वाले बल्ब की मदम सी रोशनी में उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल भी नजर आ रही थी। ओए वाजा, नौलखा ने उसे पुकारा, इधर आ, मैं तेरा बाजा बजाता हूँ, आ देख ये क्या हो गया है। वाजा रहीम बख्श दिगाहों से उजल हो गया। कुछ ही देर बाद जेटी वाले एरिया में भी 2 बल्ब रोशन हो गए। रोशनी होते ही नौलखा फिर शारक के करीब बैठ गया। उसके सर के पिछले हिस्से पर चोट थी। सर के बाल और गर्दन खून आलूद थी। वो उसका सर और दूसरे जिस्म के हिस्से टटोल कर देखने लगा। चोट सिर्फ सर में लगी थी। जिस्म के किसी और हिस्से में बज़ाहिर कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। नौलखा को समझने में देर न लगी कि ये चोट गिरने से नहीं आई थी, बल्कि शारक के सर पर किसी चीज से जोरदार जरब लगाई दी थी। ये क्या हुआ? कौन है ये? रहीम बख्श की आवाज सुनकर नौलखे ने घूमकर उसकी तरफ देखा। ये अपना शारक बाऊ है, नौलखे ने कहा। थोड़ी देर पहले हमने समीना की चीखने की आवाज सुनी थी। यहाँ है तू शारक बाऊ, यहाँ बेहोश पड़ा था। समीना बीबी का कुछ पता नहीं और हमारी मोटर बोट भी गायब है। क्या बोलता पड़ा है वाजा? रहीम बख्श के लहजे में हैरत थी। मैं ठीक बोलता पड़ा हूँ। नौलखा ने उसके लहजे की नकल उतारी। कोई समीना को अगवा करके ले गया है और यहाँ की बत्तियां क्यों बुझी हुई थी? हालांकि यहाँ रात भर बत्तियां जलती रहती हैं। मुझे पता नहीं किसने बुझाई थी, मगर वो कौन लोग थे और समीना को उठाकर कौन ले गया? वो कौन लोग थे? रहीम बख्श ने कहा, अगर ये पता होता तो हम तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठे ना होते। नौलखे के लहजे में तलखी थी। वो लोग समीना को मोटर बोट में ले गए हैं, उनका पीछा करो। रहीम बख्श के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ी हुई थी। वो शारक की तरफ देखने लगा। क्या ये? वो इकला कर रह गया। बेहोश है, मरा नहीं, नौलखे ने कहा। इसको इधर कमरे में ले चलो, होश में लाओ और पूछो वो कौन लोग थे। वादा रहीम बख्श ने कहा। वो इसके रिश्तेदार नहीं थे जिन्हें ये पहचानता हो, नौलखे ने जवाब दिया। पता नहीं वो कौन थे। अगर उनका पीछा ना किया गया तो वो समीना को लेकर कहीं दूर निकल जाएंगे। तुम लोग इसे लेकर कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ। रहीम बख्श कहता हुआ इमारत की तरफ दौड़ा। नौलखा और डी कोस्टा ने बेहोश शारक को उठाया और उसे कमरे में लाकर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद रहीम बख्श भी पहुंच गया। उसके साथ मोहम्मद दीन और लंबा तिरंगा सज्जाद भी था। वो दोनों हैरत से शारक की तरफ देख रहे थे। मोहम्मद दीन, रहीम बख्श ने कहा, तुम इसे होश में लाओ और सर के जख्म पर दवाई भी लगा दो। और सज्जाद, तुम मेरे साथ आओ। चलो नौलखा। वो तीनों तेज कदम उठाते हुए जेटी पर आ गए। रहीम बख्श ने सफेद लांच का जेटी हुक से बंधा हुआ रस्सा खोला और वो तीनों लांच पर आ गए। रहीम बख्श व्हील कैबिन में आ गया। उसने लांच की बत्तियां जलाई और फिर इंजन स्टार्ट करने लगा। एक ही मर्तबा बटन दबाने से वो स्टार्ट हो गया। यह लांच वादा बशीर 5 बोरी के जाती इस्तेमाल के लिए है। इसे किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। रहीम बख्श ने करीब खड़े हुए नौलखा की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इस वक्त मजबूरी है, हमारे पास कोई और बोट वगैरह भी नहीं है। 1-2 मर्तबा आगे पीछे हरकत देने के बाद लांच का रुख खाड़ी के दाहिने की तरफ हो गया। बड़ी महारत से लांच को खाड़ी से निकाला गया। वो लोग किस तरफ गए थे, देखा था तुमने? रहीम बख्श ने नौलखा की तरफ देखते हुए पूछा। देखा तो नहीं था, लेकिन बोट की आवाज उस तरफ से आई थी। नौलखे ने इशारा किया। रहीम बख्श ने समंदर में आने के बाद लांच का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। लांच साहिल से तकरीबन 100 गज के फासले पर हल्की रफ्तार से चलती रही। उस तरफ साहिल का वही इलाका था जहां उस रात वो लोग साहिल पर उतरे थे और बोट चट्टानों में छोड़ी थी। साहिल की तरफ देखते रहो, अगर वो बोट कहीं नजर आ जाए तो बता देना, रहीम बख्श ने कहा। नौलखा व्हील कैबिन से निकलकर अर्शे पर आ गया। सजाद पहले अर्शे की रेलिंग के करीब खड़ा था। उसके दाएं हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। नौलखा भी दोनों हाथ रेलिंग के पाइप पर जमा कर खड़ा हो गया। लांच के चारों तरफ सुर्ख लाइटें लगी हुई थी।
जिनकी रोशनी खासी तेज थी। साहिल की ये चट्टानें उस रोशनी में साफ नजर आ रही थी। 9 लड़का गहरी नजरों से साहिल की तरफ देख रहा था। लांच कभी साहिल के बहुत करीब आ जाती और कभी बहुत दूर हट जाती। रहीम बख्श उस साहिल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो उसी हिसाब से लांच को कभी साहिल के करीब ले जाता और कभी दूर ले जाता। वो चट्टानियां बहुत पीछे रह गई थी जहां उस रात वो लोग साहिल पर उतरे थे। अब साहिल के साथ साथ गुंजान झाड़ियों का सिलसिला था और उनसे आगे खासी दूर बंदरगाह की रोशनियां नजर आ रही थी। 9 लड़के को यकीन था कि वो लोग समीना को लेकर बंदरगाह की तरफ नहीं गए होंगे, बल्कि उससे पहले किसी जगह साहिल पर उतर गए होंगे। इसलिए 9 लड़का बड़ी तवज्जो से साहिल की तरफ देख रहा था कि शायद कहीं वो मोटर बोट नजर आ जाए। और बिलाकर वो चीख उठा, रुको लांच रोको वाजा। रहीम बख्श ने उसकी आवाज सुन ली। लांच चंद कदम आगे जाकर रुक गई। रहीम बख्श कैबिन से निकलकर उसके करीब आ गया। वो उधर झाड़ियों में 9 लड़के ने इशारा किया। मुझे यूं लगता था जैसे वहां गुंजान झाड़ियों में कोई किश्ती छुपी हुई है। रहीम बख्श गौर से उसकी तरफ देखने लगा। उस जगह साहिल अमूदी किनारे की तरह था और गुंजान झाड़ियां फैली हुई थी। मेरा ख्याल है वहां कोई चीज मौजूद जरूर है, रहीम बख्श ने कहा। सजाद, रबर की कश्ती उतारो और तुम लोग वहां देख कर आओ। सजाद ने रबर की कश्ती पानी में उतार दी और उसमें सिर्फ 2 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। रस्सी की सीढ़ी के जरिए सज्जाद और 9 लड़का कश्ती में उतर आए। सज्जाद ने अपनी राइफल अपने पैरों के करीब रख ली और चप्पूओं की मदद से कश्ती को चलाने लगा। प्लास्टिक के ये चप्पू खासे मजबूत थे। झाड़ियां वहां से तकरीबन 50 गज दूर थी। 9 लड़का गहरी नजरों से उस तरफ देख रहा था। दफतन वो चीख उठा, वो उस तरफ। उसने इशारा किया। वो कश्ती ही है और यकीनन वही मोटर बोट है। सजाद ने उसकी इशारे की तरफ देखा और कश्ती का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। वो मोटर बोट ही थी जो गुंजान झाड़ियों में छुपी हुई थी। कश्ती बोट के करीब पहुंचकर रुक गई। वो दोनों मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। उन्हें झाड़ियों के दरमियान एक तंग सा रास्ता नजर आ गया जो 45 दर्जे का जाविया बनाता हुआ ऊपर की तरफ चला गया था। ये रास्ता उस बुरबुरी चट्टान को काटकर बनाया गया था। सज्जाद कश्ती उस रास्ते के करीब ले आया। कश्ती से मुंसलिक नायलून की रस्सी का एक सिरा उसने एक झाड़ी की शाख से बांध दिया और राइफल उठाकर बड़ी एहतियात से उस कटाव पर चढ़ने लगा। चंद सेकंड बाद 9 लड़का भी उसके करीब मौजूद था। वो दोनों कटाव पर चढ़ते हुए ऊपर आ गए। तकरीबन वो 15 फुट ऊपर पहुंच गए। उनके चारों तरफ झाड़ियां थी। वहां झाड़ियों में चलते हुए चंद कदम आगे जाकर वो रुक गए। ये जगह कदरे साफ थी। सजाद राइफल दोनों हाथों में संभाले इधर उधर देख रहा था और 9 लड़का इस तरह नथ ने फिला पुचकार रहा था जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। तुम बू महसूस कर रहे हो? पेट्रोल की बू, 9 लड़के ने कहा। हाँ महसूस तो हो रही है, सज्जाद ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कुछ देर पहले तक यहाँ कोई ऐसी गाड़ी मौजूद थी जिससे पेट्रोल के कतरे टपक रहे होंगे। 9 लड़का चंद कदम और आगे बढ़ गया और फिर दफतन वो चीख उठा, वो देखो, वो कोई गाड़ी है। वो दोनों दौड़ते हुए झाड़ियों में खड़ी हुई गाड़ी के करीब पहुंच गए। वो कोई लैंड क्रूजर थी। रेगिस्तानी इलाकों में आमतौर पर इसी किस्म की गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। वो दोनों गाड़ी में झांकने लगे। गाड़ी खाली थी। मेरा ख्याल है ये उन्हीं लोगों की गाड़ी है जो समीना को अगवा करके ले गए हैं। शायद गाड़ी किसी वजह से खराब हो गई है जिसे वो यहाँ छोड़ गए हैं। 9 लड़के ने कहा। ऐसा ही लगता है, सज्जाद ने कहा। इस गाड़ी के नंबर से इसके मालिक का पता चलाया जा सकता है और फिर यह मालूम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि यह गाड़ी किसके इस्तेमाल में थी। 9 लड़का झुककर गाड़ी का नंबर देखने लगा। उसी लम्हे उसकी छठी इस खतरे का एहसास दिलाने लगी। वो एकदम सीधा हुआ मगर उसे देर हो गई थी। सजाद राइफल को नाल की तरफ से पकड़े उस पर हमलावर हो रहा था। 9 लड़का बड़ी फुर्ती से एक तरफ झुका मगर वो पूरी तरह अपने आप को बचा नहीं सका था। राइफल का बट उसके कंधे पर लगा। सजाद ने निशाना तो उसके सर को बनाया था मगर 9 लड़का के बलवंत आगाह हो जाने से राइफल का बट सर की बजाय उसके कंधे पर लगा था। उसके मुंह से करासी निकल गई। वो लड़खड़ा कर गिरा लेकिन उसने संभलने में देर नहीं लगाई थी और ठीक उसी में सजाद ने उस पर दोबारा हमला किया। लेकिन इस मरतबा 9 लड़के ने बड़ी फुर्ती का मुदायरा करते हुए राइफल को दोनों हाथों में पकड़ दिया और उसके साथ ही एक जोरदार झटका दिया। 9 लड़के का ये रद्दी अमल कालबन सज्जाद के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। वो उसके ऊपर से कलाबादी खाता हुआ झाड़ियों में गिरा। राइफल उसके हाथ से छूट गई और 9 लड़का की गिरफ्त भी राइफल पर ही रही। वो बड़ी फुर्ती से उठकर सज्जाद की तरफ लपका। उसने सज्जाद पर छलांग लगाई थी मगर सज्जाद ने अपना एक पैर ऊपर उठा दिया। 9 लड़का उसके पैर से टकराकर जमीन पर गिरा। सज्जाद ने फौरन उसे छाप लिया। वो उसके सीने पर सवार होकर उसके गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश कर रहा था मगर 9 लड़का भी उससे कमजोर नहीं था। वो भी इस किस्म की लड़ाइयों का माहिर था। उसने सज्जाद की दोनों कलाइयां गिरफ्त में ले ली और पूरी कुव्वत से झटका दिया। सज्जाद उसके ऊपर से लुढ़क कर बाईं तरफ गिरा। 9 लड़का फौरन ही संभल गया। इस दौरान सज्जाद भी उठकर खड़ा हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहे थे।
और फिर यूं लगा जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा गए हों। दोनों एक साथ नीचे गिरे थे। वो दोनों देर तक एक दूसरे को झाड़ियों में रगीदते रहे। सजाद का हाथ झाड़ियों में पड़ी राइफल पर पड़ गया। दो लड़के ने भी राइफल पर हाथ डाल दिया। अब उन दोनों में राइफल के लिए कशमकश होने लगी। राइफल का रुख नीचे की तरफ था। कशमकश में ट्राइगर दब गया। फायर की आवाज से वीराना गूंज उठा। गोरी नौ नके के बिल्कुल करीब झाड़ियों में धंस गई थी। सजाद ने राइफल को एक जोरदार झटका दिया। राइफल उन दोनों के हाथ से निकलकर हवा में उड़ती हुई दूर झाड़ियों में जा गिरी। उसके साथ ही नौ नका भी लड़खड़ा कर गिरा था। उसका ख्याल था कि सज्जाद उस पर हमला आवर होगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे सज्जाद ने झाड़ियों में एक तरफ दौड़ लगा दी। नौ नका बड़ी फुर्ती से उठकर उसके पीछे दौड़ा। उसके पैर को झाड़ियों में पड़ी हुई राइफल से ठोकर लगी। उसने बड़ी फुर्ती से झुककर राइफल उठाई और वहीं रुककर सज्जाद की तरफ निशाना बांधने लगा। सजाद तकरीबन 50 गज आगे निकल चुका था। नौ लका ने राइफल सीधी करके ट्राइगर दबा दिया। राइफल का रुख कदरे नीचे की तरफ था। वीराना एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठा। उसके साथ ही सजाद की चीख भी सुनाई दी। नौ लके ने सजाद को गिरते हुए देखा था। नौ लका उस तरफ दौड़ा जिस जगह सजाद गिरा था। वहां रुककर वो मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। एक तरफ झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनाई दी तो वो उस तरफ लपका। सजाद झाड़ियों में रेंगता हुआ वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब 1 इंच भी आगे सिरके तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। नौ नका के हल्क से भेड़िए की सी हुर्राहट निकली। पूछ कर खड़े हो जाओ, मैं जख्मी हूं, मेरी टांग में घोड़ी लगी है। सजाद कहा, अगर तुम 1 सेकंड उठकर खड़े ना हुए तो दूसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। नौ लका हुर्राया। उसके साथ ही उसने राइफल की नाल से उसकी गर्दन पर हल्का सा दबाव डाला था। उठ रहा हूं, सजाद कहा। गोली उसकी पिंडली में लगी थी जिससे खून बह रहा था और वो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हो सका था। चलो अब साहिल की तरफ चलो। नौ लके ने उसकी पुष्ट पर राइफल की नाल से दबाव डालते हुए कहा। मैं चल तो नहीं सकता। सजाद कहा, मैं तुम्हें गोद में तो नहीं उठा सकता। नौ लका हुर्राया। चलो आगे बढ़ो। सजाद लड़खड़ाता हुआ आगे चलने लगा। नौ लका उसे बार बार राइफल से ठोके दे रहा था। वो तंग सी दुलान से उतरकर पानी के किनारे पर पहुंच गए। नौ लका ने पैर से रबर की कश्ती में उतारा और फिर खुद भी कश्ती में आ गया। चलो चप्पू चलाओ, नौ लके ने तहमकाना लहजे में कहा। वो सज्जाद के सामने बैठा था और सज्जाद को उसने राइफल की जद पर ले रखा था। सज्जाद ने झाड़ी की शाख से बंधी हुई रस्सी खोली और चप्पू संभाल लिए। अब वो लांच की रोशनी की जद में थे। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लांच के करीब पहुंच गई। क्या हुआ? ये फायरिंग कैसी थी? रहीम बख्श ने रेलिंग पर झुकते हुए पूछा। ये गद्दार सज्जाद ऊपर आ रहा है, इसका ख्याल रखना। नौ लके ने चीख कर कहा। पहले सज्जाद रस्सी की सीढ़ी से ऊपर चढ़ा। नौ लके ने रबर की कश्ती की रस्से वाली सीढ़ी से बांध दी और फिर खुद ऊपर चढ़ गया। सज्जाद अरचे पर टांग फैलाए बैठा हुआ था। पिंडली से खून बह रहा था और रहीम बख्श ने उसे राइफल की जद में ले रखा था। नौ लके ने ऊपर आकर रस्सों वाली सीढ़ी रबर की कश्ती ऊपर खींच ली। वो बुरी तरह हाँफ गया था। क्या हुआ? ये जख्मी कैसे हुआ और इसने क्या जब्दारी की है? रहीम बख्श ने पूछा। यह उन्हीं लोगों का साथी है जो समीना को अगवा करके ले गए हैं। नौ लके ने कहा और फिर तफसील से उसे सब कुछ बताने लगा। मैंने जब भी से गाड़ी का नंबर नोट करने वाली बात की तो इसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर मेरे काबू में आ ही गया। ये झूठ बोलता है, सज्जाद ने कराते हुए कहा। नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहा, रहीम बख्श ने कहा। ये तुम्हें जानता तक नहीं, तुमसे इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है जो ये तुम पर झूठा इल्जाम लगाएगा। ये तो मैं डेरे पर जाकर मालूम कर ही लूंगा कि सच क्या है और झूठ क्या। वो नौ नके की तरफ मुतवज्जो हो गया। नौ लका भाई, वो उधर एक रस्सी पड़ी हुई है, इसकी हाथ पैर बांधो। डेरे पर जाकर मालूम करते हैं कि वो कौन लोग थे और लड़की को कहाँ ले गए और उसका इनसे क्या ताल्लुक है। नौ लका रस्सी उठाकर ले आए और सज्जाद के हाथ पैर बांध कर उसे अर्चे पर डाल दिया। रहीम बख्श कैबिन में आ गया। उसने लांच की सारी फालतू बत्तियां बुझा दी और लांच को हरकत में ले आया। उन्हें डेरे तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। धीर मोहम्मद खाड़ी के धाने के करीब खड़ा था। लांच जैसी अंदर दाखिल हुई उसने बैरियर गिरा दिया और दौड़ता हुआ जेटी पर आ गया। उनका कुछ पता चला रे? इसको क्यों बांधा है? वो हैरत से सज्जाद की तरफ देखने लगा। ये गद्दार है मोहम्मद दीन, रहीम बख्श ने कैबिन से निकलते हुए कहा। शारे होश में आ गया है? अब वो कैसा है? हाँ, होश में तो आ गया है, चोट ज्यादा गहरी नहीं, मैंने दवाई लगा दी थी, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, दीन मोहम्मद ने जवाब दिया। इसी दौरान डी कोस्टा और शारक भी वहां पहुंच गए। शारक के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मोहम्मद दीन और नौ लखा ने सजाद को नीचे उतारा और उसे डंडा डोली करते हुए कमरे तक ले गए। समीना को कुछ पता चला? शारक ने नौ लखा की तरफ देखते हुए पूछा। अभी नहीं, नौ लखा ने नफी में सर हिला दिया, लेकिन पता चल जाएगा। ये जो बागड़ बिल्ला है ना, उसने सजाद की तरफ इशारा किया। ये उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो समीना को उठाकर ले गए हैं। इसने मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन मैं तो बच गया और ये खुद मेरे हाथ आ गया।
नौ लखा उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। माजर सज्जाद रहीम बख्श उसके करीब आकर बोला, तुमने हम लोगों का नाक कटवा दिया है। बलोच तो मेहमानों के लिए अपनी जान पर भी कुर्बान हो जाते हैं, मगर तुम्हारी इस हरकत से हमारे सर झुक गई हैं। ये लोग क्या समझेंगे कि बलोच ऐसे धोखेबाज और बेईमान होते हैं कि मेहमानों को भी नहीं बख्शते। अब तुम सब कुछ मुझे बता दोगे या मैं टेलीफोन करूं मुल्ला बशीर पांचगोरी को? ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सज्जाद ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये परदेसी लोग हैं। रहीम बख्श ने जवाब दिया, जिंदगी में पहली मर्तबा तुमको देखा है, तुम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगा? क्या दुश्मनी है इसकी तुमसे? लेकिन मेरा ख्याल है मुझे मुल्ला बशीर पांचगोरी को इतला देनी पड़ेगी। ये कोई ऐसा मामला नहीं जिसे आसानी से छोड़ दिया जाए। रहीम बख्श चंद ने उसकी तरफ देखता रहा, फिर उस कमरे से निकलकर बाहर चला आया। ये सब कुछ कैसे हुआ शारक बाबू? नौ लखे ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुम लोग आधी रात को उस तरफ क्या लेने गए थे? तुम्हारे सामने ही तो हम कमरे से निकले थे, शारक ने कहा। कमरे में बैठे बैठे समीना का दम घुटने लगा था। हम लोग कमरे से निकलकर टहलते हुए जेटी पर चले गए थे। जेटी पर अंधेरा था। हम लोग पुरानी लाज के करीब खड़े हो गए कि अचानक ही किसी ने तारीकी में हम पर हमला कर दिया। मेरे सर पर किसी ठोस चीज से जोरदार तरब लगी थी। मैंने समीना की चीख सुनी थी। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। जब तुम लोग उस तरफ गए थे तो जेटी पर अंधेरा था या बत्तियां बाद में बुझी थी? ये सवाल डी कोस्टा ने किया था। बत्तियां पहले ही से बुझी हुई थी, जिस पर मुझे हैरत भी हुई थी। हालांकि जेटी पर तो रात भर बत्तियां जलती रहती हैं। बहरहाल मैंने तवज्जो नहीं दी थी कि बत्तियां क्यों बुझी हुई है। शारक ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि ये सब कोई बाकायदा प्लानिंग से हुआ है और इस प्लानिंग में डेरे का कोई आदमी भी शामिल है। डी कोस्टा ने कहा, यही और कौन हो सकता है? नौ लखे ने सज्जाद की तरफ देखते हुए कहा, क्यों है बजू? वो कौन थे और उनसे क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी? बकवास कर रहे हो तुम, मैं कुछ नहीं जानता। सज्जाद ने जवाब दिया, रहीम बख्श को वापस आ लेने दो, तुमसे तो मैं 1 मिनट में उबलवा लूंगा। नौ लखे ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, वैसे एक बात सुन लो, अगर समीना बीबी को जरा सा नुकसान भी पहुंचा तो मैं तुम्हारे जिस्म की इतनी बोटियां करूंगा कि कोई गिन नहीं सकेगा। इसी दौरान रहीम बख्श वापस आ गया। मैंने फोन पर मुल्ला बशीर पांचगोरी को बता दिया है, वो कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगा। पांचगोरी वो आदमी है जो अपने वफादारों के लिए तो मौत से भी लड़ जाता है, लेकिन गद्दारों को वो कभी माफ नहीं करता। उसने सज्जाद की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। सज्जाद जल्दी से बोल उठा, तुम्हारा शुरू से अब तक यही एक जवाब रहा है। रहीम बख्श ने कहा, अब तो बशीर पांचगोरी तुमसे पूछेगा कि बेकसूर कौन है और कसूर किसका है। देखो रहीम बख्श, सज्जाद उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम पुराने साथी हैं। 1 साल हो गया है हमें एक साथ रहते हुए। तुम जानते हो इस 1 साल में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं हमेशा मुल्ला पांचगोरी का वफादार रहा हूँ। तुम जैसे लोगों का ईमान बदलते देर नहीं लगती। रहीम बख्श ने कहा, 1 साल पहले तुम मुंबई में मस्तान दादा के पास थे ना? उसे छोड़कर तुम मुल्ला पांचगोरी के पास आ गए थे। मस्तान दादा के पास तुमने कोई लंबा ही हाथ मारा था, क्योंकि वो तकरीबन 4 महीने तक मुल्ला पांचगोरी के पीछे लगा रहा था कि तुम्हें उसके हवाले कर दिया जाए, मगर मुल्ला पांचगोरी तुम्हें पनाह दे चुका था। इसने किसी कीमत पर भी तुम्हें मस्तान दादा के हवाले नहीं किया और तुमने उस नेकी का ये सिला दिया कि मेहमानों के सामने उसकी इज्जत खाक में मिला दी। और मुल्ला पांचगोरी थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। वो खुद ही तुमसे सब कुछ मालूम कर लेगा। मैं बेकसूर रहीम बख्श। सज्जाद का रहा, देखो मेरी टांग जख्मी है, खून बह रहा है। इसका कोई अगर थोड़ा सा खून बह भी जाए तो तुम जैसे गैंडे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रहीम बख्श ने कहा, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। मुल्ला गोरी आकर ये फैसला करेगा कि इस जख्म पर मरहम लगाया जाए या इस जख्म को और फैलाया जाए। अब भी वक्त है वाजा। मोहम्मद दीन ने सज्जाद की तरफ देखा, सब कुछ बता दो। लड़की को हम बरामद कर लेंगे और मुल्ला पांचगोरी भी। लड़की को तो हम बरामद कर ही लेंगे और मुल्ला पांचगोरी को भी संभाल लेंगे। शिप कुछ नहीं बताएगा मोहम्मद दीन। रहीम बख्श ने कहा, तुम गेट पर जाओ, वाजा पांचगोरी आने ही वाला होगा। वो मेरी बात सुनते ही गुस्से में आ गया था और फौरन ही रवाना हो गया था। जाता हूँ वाजा, मोहम्मद दीन ने कहा और अपनी राइफल संभाले गेट से निकल गया। तुम लोग मेरे साथ दूसरे कमरे में आ जाओ, अब इसके पास बैठने की जरूरत नहीं। रहीम बख्श ने शारक वगैरह की तरफ देखते हुए कहा। वो तीनों रहीम बख्श के साथ दूसरे कमरे में आ गए। रहीम बख्श उन्हें छोड़कर कहीं और चला गया और वो तीनों सूरत पर इदारे ख्याल करने लगे। हम यहाँ बिल्कुल अजनबी हैं, किसी को यह भी मालूम नहीं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। फिर वो कौन लोग हो सकते हैं? शारक ने कहा, ये सारी इसी की साजिश है। नौ लखे का इशारा सज्जाद की तरफ था, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसको हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है। हम भी बहुत बोले हैं नौ लखे, डी कोस्टे ने कहा। बात दुश्मनी की नहीं, लेकिन मामला अगर किसी खूबसूरत लड़की का हो तो वहां किसी दुश्मनी का होना जरूरी नहीं होता। समीना जैसी हसीन लड़कियां बहुत कम नजर आती हैं। उसी को देखकर इसकी नीयत में फतूर आ गया होगा। थोड़ी देर पहले रहीम बख्श ने बताया था कि ये सज्जाद 1 साल पहले मुंबई के मस्तान दादा के पास था। इसके साथ कोई फराड करके भागा था और मुल्ला बशीर पांचगोरी ने इसे पनाह दी थी।
मुझे तो लगता है कि वो भी एक ड्रामा ही था। इस किस्म के लोग बड़े लंबे मंसूबे बनाया करते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।